गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, आपका काम, जो भी आप करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन में जो है वो स्टूडेंट्स के अलावा कुछ पेरेंट्स भी हैं और कुछ दूसरे फील्ड के लोग भी हैं जो इसको रेगुलरली देखते हैं। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कई लोगों ने इस मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना रखा है। और ये मुझे भी प्रेरित करता है कि मैं कभी मिस ना करूं उसको। कभी मिस करता हूं तो मुझे जो है वो मन में गिल्टी लगता है कि इतने सारे लोग जो जुड़े हुए हैं और एक तरह का कनेक्शन है जो मतलब इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बयां नहीं कर सकते अपने शब्दों में, पर कोई कनेक्शन तो है। शायद कहते हैं कि सबसे स्ट्रांग नेटवर्क जो है वो आत्माओं का होता है, सोल का होता है। मेरी सोल आपकी सोल से कनेक्टेड है, यही सबसे बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। और मैं अभी जो है एक एवरेस्ट मसाला, आपने नाम सुना होगा, एवरेस्ट मसाला एंड कंपनी जो है, मैं एग्जैक्टली उनका नाम, सही नाम मुझे लेना चाहिए कायदे में, मैं सही नाम आपको बतलाता हूँ उनका। एक्चुअली पता है कोविड के बाद एक चीज़ हुई कि मैं कई नाम भूल जाता हूँ एक्चुअली। कोविड के बाद नाम भूलने की टेंडेंसी मेरी हो गई है। हाँ, एवरेस्ट फूड्स चैरिटेबल ट्रस्ट, इनका मैं थैंक यू कहना चाहूँगा इनको मैं। इन्होंने हमारे एनजीओ को हेल्प करने के लिए इन्होंने जो है वो 1,51,000 रुपये एनजीओ के अकाउंट में डाले इन्होंने। और ये पैसे उन्होंने उन बच्चों की हेल्प के लिए डाले हैं जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जो फीस देने में समर्थ नहीं है, ठीक है। और थैंक यू टू एवरेस्ट फूड चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर बिलीविंग अस एंड फॉर डूइंग चैरिटी इन दी, मतलब गुड कॉज में आपने जो स्टेप लिया है, बायोमेंटर्स को आपने रिकॉग्नाइज किया। आप बहुत बड़ी कंपनी है, आप इंडिया की। एवरेस्ट फूड मसाला इज़ वेरी बिग कंपनी, ठीक है। एवरेस्ट फूड्स जो है वो हजारों करोड़ की कंपनी। तो इन्होंने जो भी स्टेप लिया है, मतलब मेरा मानना ये है कि जब आप अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं, तो लोग आके जुड़ना शुरू करते हैं आपसे। हमने कभी किसी के पास नहीं गया, ना किसी से हमने मांगा। ये सब के केवल ये जो वीडियो देखते हैं, किसी ने किसी को रेफ़र किया, किसी ने कहा भाई हम भी कुछ करना चाहते हैं, कि उनको लगता है कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि डॉक्टर साहब आप अकेले कब तक, कितना दूर तक जा पाएंगे आप, आपको कुछ लोगों का साथ लेना पड़ेगा। और मैं ऐसे लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा जो सही कॉज के लिए सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के ज़माने में शिक्षा, किसी बच्चे की शिक्षा को स्पॉन्सर करना, किसी बच्चे को मजबूरी है कोई उसकी शिक्षा में उसको मदद करना, उसको अपने पैरों पर खड़ा रखने में मदद करना, इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता है। आप चाहे जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जितने चाहे आप बनवा लें, उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क पड़ेगा कि एक आदमी को आप उसके पैरों पर खड़ा कर देंगे, वो अपना घर, अपना देश सब बना लेगा उठ के। मतलब देश के लिए योगदान देगा वो, आपकी समाज के लिए योगदान देगा वो। तो वास्तव में हमें सबसे अधिक, आपको बताऊं, मैं एक भारतीय होने के नाते मैं महसूस करता हूं सबसे बड़ी आवश्यकता आज ये है कि हम ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करें। सरकार के लिए जिन इंसानों की गिनती केवल वोट के लिए होती है ना, वो इंसान जो है वो देश के सबसे पावरफुल टूल है। वो हर इंसान का अपना एक योगदान है, हर इंसान जो है वो कुछ बेहतर कर सकता है, बशर्ते उसे मौका मिले, बशर्ते उसे भी आगे बढ़ने के लिए जो है कोई सपोर्टिंग हैंड सामने आए। खैर, ये जितनी भी बायोमेंटर्स की एक्टिविटी है वो बेसिकली उन बच्चों के लिए होती है। देखिए अभी तक तो लिमिटेड है ये, सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेडिकल में पढ़ने वाले, एमबीबीएस करने वाले, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले बच्चे जो किसी कारण से, देखो कई बार क्या होता है, कई बार लोग अच्छी फैमिली के होते हैं पर फादर को कुछ हो गया, कोई ट्रेजेडी घट गया घर में, देयर माइट बी सम ट्रबलेंस टाइम कभी कभी होता है ज़िंदगी में, और वही परीक्षा की घड़ी होती है, वहीं पर उन्हें जो है वो रिलेटिव्स अपना असली रंग दिखाते हैं। कई बार रिश्तेदार सपोर्ट नहीं करते हैं, दोस्त यार दूर हट जाते हैं, तब जो है वो कौन सामने आएगा, तब सामने आता है आपका ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा सामने आता है आपके जो चमत्कार के समान दिखाई पड़ता है। अच्छे लोग, मैंने कहा ना, आत्माओं का कनेक्शन सबसे स्ट्रांग होता है। चलिए, ये तो एक जनरल बात की। आज की मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ आपकी। मैंने अभी कहानी पढ़ी सुनी कहीं पर, पता नहीं कितनी सच्चाई है उस कहानी में, लेकिन मैं आपको इस कहानी का सार बड़ा अच्छा है इसलिए मैं कहानी सुनाना चाहूँगा आपको। कहते हैं कि बाज जो होता है, जो बाज, हॉक, बाज जो होता है उसकी उम्र होती है 70 साल। कि आपको बायोलॉजिकली चेक करना पड़ेगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ स्टोरी पर फोकस कर रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग इनटू द जो है वो उसके फैक्ट में नहीं जा रहा हूँ मैं। तो मैंने जो स्टोरी पढ़ी वो थी कि बाज की जो उम्र होती है वो 70 साल होती है।
ठीक है। कहते हैं कि 40 वर्ष की उम्र में बाज जो आसमान में ऊपर उड़ता है, शिकार कर सकता है, तेज दृष्टि होती है, 40 वर्ष की उम्र में उसके पंख जो होते हैं ना, उसके जो पंख होते हैं, पंख थोड़े से इसके खराब होने लगते हैं, पुराने पड़ चुके होते हैं, उसकी चोंच इतनी बढ़ चुकी होती है कि उसे अब शिकार पकड़ने में, खाने में उसको दिक्कत हो रही होती है, पंजे इतने बढ़ चुके होते हैं उसके कि अब वो जो है शिकार को झपटता है तो उसके खुद के पंजे आड़े आते हैं। जब ज़्यादा अब आप सोचो आपके नाखून इतने बड़े हो जाएं तो आप क्या खा पाएंगे, कोई चीज़ पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे ना भाई। नेल्स भी आप कितने कर लोगे आप, तो आपके लिए चीज़ें करना कठिन हो जाएगा। तो बाज के साथ भी होता है कि 40 वर्ष की उम्र में उसके चोंच बहुत बड़ी हो जाती है उसकी, तो जोर से शिकार को पकड़कर मार नहीं पाता, वो पंजे उसके इतने बड़े हो जाते हैं, पंख उसके भारी हो जाते हैं, पुराने पड़ जाते हैं, तो उसकी उतनी ऊंची फ्लाइट भी नहीं हो पाती है। तो कहते हैं कि उस समय 40 वर्ष की उम्र में बाज को के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि वो गिद्ध के समान जीवन व्यतीत करे, वो गिद्ध के समान जीवन व्यतीत करे, मतलब कि मरा हुआ, सड़ा गला, उन चीज़ों पर जो है वो अपना गुजारा करे। वो पहला ऑप्शन तो उसका वो होता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो चलो गिद्ध के समान ना करे, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई वो फिर जो है वो छोटे मोटे शिकार है, कम ऊंचाई पर जाकर रहने लगे, या किसी ऐसी जगह पर चला जाए जहाँ पर जो है इसको जो है वो कीड़े मकोड़े मिल जाए, अपना फूड हैबिट चेंज कर दे। पहला तो वो गिद्ध बन जाए वो, ठीक है। दूसरा है फूड हैबिट चेंज कर दे अपना, और अपने जो है वो भूल जाए कि पहले हमने क्या किया क्या नहीं किया, वो भूल कर अपना जो दूसरे पक्षी के समान छोटे मोटे कीड़े खाने लगे। या वो भी ना पॉसिबल तो गिद्ध के समान सड़ा गला मरा जो डेड बॉडी होती है एनिमल्स की, वो खाने लगे वो। ये दोनों विकल्प बहुत आसान होते हैं, ये दोनों विकल्प बहुत आसान होते हैं कि मन क्या चलो नहीं बन रहा, अपने बस की नहीं है तो अब ये काम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन तीसरा विकल्प उसके पास ये होता है कि वो क्या करता है, तीसरा विकल्प ये होता है कि वो किसी एक पहाड़ी इस इलाके में पहुंच जाता है। वह पहाड़ी इलाके में एकांत में कोई घोंसला बना के एकांत में वहाँ रहता है, और वो अपनी चोंच को पहाड़ पर रगड़ता रहता है। चोंच को पहाड़ पर रोज रगड़ता है, बड़ा कष्टकारी प्रोसेस होता है, और जिससे चोंच उसकी थोड़ी सी शार्प हो जाती है और छोटी हो जाती है। अपने पंजे वो पहाड़ी पर मारता था कि पंजे का हिस्सा क्रेक होकर वो टूट जाए, और ऐसा वो कई दिन तक करता। कहते हैं 160 दिन, 160 डेज, 160 दिन तक वो ऐसा करता है। 160 दिन तक वो पहाड़ पर रहता है ना। और उस दौरान वो अपना थोड़ा सा कई बार भूखा भी रहता है, वो कई बार थोड़ा बहुत कुछ जो मिलता है आसपास वो खा लेता है। चोंच मार मार के पहाड़ पर उसको जो है शार्प कर लेगा, छोटा कर लेगा, पंजे मार मार के तोड़ देगा, उसे शार्प कर लेगा। और पंखों को जब दिन में समय होगा, चोंच सुबह मारी मान लो, दिन भर करे क्या, ठीक है, उड़ना भी नहीं पॉसिबल, तो अपने पंखों को पूरा का पूरा नोच देता है। कहते हैं 160 दिन में उसकी चोंच जो टूट जाती है वो दोबारा से शार्प हो जाती है, पंजे उसके टूट जाते हैं, वो दोबारा से आ जाते हैं नए पंजे, और पंख नए उग जाते हैं उसके। और उसके बाद वो जो है 160 दिन के बाद वो आसमान में बिल्कुल पहले जैसा अपने आप को वो री इन्वेंट कर लेता है, उतना ही ऊंचा उड़ पाता है, उतना ही तेज शिकार कर पाता है, और 30 साल तक फिर वो वैसे जीवित रहता है। मतलब मिड एज में आने के बाद उसने अपने आप को रीडिस्कवर कर लिया उसने, और फिर से वो वही वाले यूथ वाली फेज में वो चला गया। लाइफ में भी कई बार मोनोटोनी आती, कई बार लाइफ में जो है वो ऐसी अवस्था आती जब हम जो है वो समझ नहीं पाते कि हम कहाँ हैं, क्या हम शांति का जीवन जीने लगे, क्या हम अब जो है वो संतोषी बन जाएं बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ संतोष करना अच्छी बात है, लेकिन आप संतोष से यदि आप अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं तो वो संतोष नहीं, वो आलस्य। आप आलस्य को और संतोष को अलग अलग रखिए। एक लेजीनेस होती है, एक होती है सेटिस्फैक्शन होता है। सेटिस्फैक्शन जरूरी है लाइफ में, लेकिन सेटिस्फैक्शन इस कीमत पर नहीं होना चाहिए कि आप अपनी ग्रोथ को रोक दें, आप जो है वो रोजगार के और दूसरे अवसर क्रिएट करने को रोक दें, आप समाज की और देश की और विज्ञान की प्रगति को रोक दें। वो संतोषी नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। दुनिया को रूल करने वाले लोग हमेशा अनसेटिस्फाइड रहे, उनको ये लगता रहा है कि कुछ और भी कर सकते हैं, कुछ और बेहतर कर सकते हैं, और यही मनुष्य की जीतने की क्षमता है कि वो लगातार संघर्ष करता है, लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है। तो जब आप पढ़ते हैं और आपने पिछले जो अटेम्प्ट दिए जो भी, तो आप री इन्वेंट कीजिए अपने आप को कि भाई पिछली 4 बार से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कुछ तो गलती कर रहे हैं हम 10 दिन अपने आप को देंगे, कुछ नहीं करेंगे, 10 दिन सोचेंगे अपने बारे में, और उसके बाद रीडिसाइड करेंगे, फिर हम आएंगे, ठीक है। तो री इन्वेंट कीजिए अपने आप को। मैं फिर एक बात और भी कहता हूँ आपसे कि बायोमेंटर्स जो है
उसके एडमिशन हम क्लोज करने वाले हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 10 जून को हम एडमिशन क्लोज कर देंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों का भी रिक्वेस्ट आया हुआ कि सर हमको 2 दिन और दे दीजिए। तो मैं कह दूं आपसे कि बायोमेंटर्स का टारगेट बैच का एडमिशन 15 जून को पक्का क्लोज रहेगा, ठीक है। 15 जून के बाद आपको टारगेट बैच में एडमिशन नहीं मिलेगा, इसलिए प्लीज़ बैकलॉग मत लगाइए। जिनको एडमिशन लेना है वो एज सुन एज पॉसिबल आकर एडमिशन लीजिए। और बायोमेंटर जो है वो नीट के साथ भी, नीट के बाद भी तर्ज पे काम करता है, आपके हमेशा काम आएगा। एक परिवार है, हमेशा आपके काम आएगा। तो मैं वही आपसे बोलूँगा बेटा कि अभी और डिले मत करो, क्योंकि ऑलरेडी कोर्स शुरू हो चुका है। मतलब आज यदि देखोगे आप तो मतलब 8-10 क्लासेस हो चुकी हैं। हर क्लास जो है 2 घंटे की, मतलब बहुत सारा कोर्स निकल चुका है अभी। तो अभी एक मतलब फिर होगा ये कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बैकलॉग लगा रह जाएगा हमेशा साल भर के लिए, इसलिए और लेट मत कीजिए। 15 जून से हम एडमिशन क्लोज कर देंगे टारगेट बैच में। फिर अगला एडमिशन शुरू होगा 1 जुलाई से, वो होगा फोकस बैच के लिए। और फोकस बैच जो है वो 16 जुलाई से आपका शुरू हो जाएगा। तो 1 जुलाई से 15 या 16 जुलाई से हो जाएगा, डेट बता दूंगा आपको एक्जैक्टली, लेकिन एडमिशन अगला ओपन होगा 1 जुलाई से, ठीक है। तो टारगेट बैच का एडमिशन की लास्ट डेट जो है 10 जून से बढ़ा के 15 जून कर दी हमने आपकी रिक्वेस्ट पे। उसके बाद बेटा और डेट नहीं बढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मैं चाहूँ तो पैसा लेता रहूँ आपसे, मैं पूरे जून पूरे जुलाई आ जाओ टारगेट में, तुम आ जाओ टारगेट, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको जस्टिस नहीं कर पाऊंगा आपके साथ में, आपको वो जो चाहिए वो दे नहीं पाऊंगा। इसलिए प्लीज़ ना, तो समय का भी ध्यान रखिए ना, अपने आप को रीइन्वेंट कीजिए, सही समय पर सही डिसीजन लीजिए, आगे बढ़ने के लिए। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।